start with Insolvency and Bankruptcy Code 2016. So it came into force on 28th May 2016. तो ये कंपनी लॉ से अलग क्यों बना? क्योंकि कंपनी लॉ में जो भी लिक्विडेशन का पार्ट था वो डील हो रहा था, बट ये थोड़ा कंपनी सेंट्रिक बना है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी डेट नहीं पे कर पा रही हो तो उसको लिक्विडेशन ही कर दें, उसका वाइंडिंग अप ही हो जाए। तो ये थोड़ा कंपनी सेंट्रिक बना है। इसमें और भी रेजोल्यूशन प्लान्स हैं जो कंपनी अडॉप्ट कर सकता है कोर्ट में फाइल करके, जो अडॉप्ट करके उनका डेट्स वगैरह का ऐसा रिजोल्यूशन होगा कि उन्हें डेट पे कर सकते हैं वो, एंड उनको कंपनी को वाइंड अप भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। तो ये कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है? तो ये फाइनेंशियल जो भी कंपनीज होती है जैसे बैंक, उस पे एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज अगर कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विसेज, तो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसमें वो गवर्न नहीं होता है। इसमें जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो कोई स्पेशल एक्ट के अंदर अगर कोई कंपनी इस्टेब्लिश हुई है, ये एनी कंपनी अंडर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर एलएलपी, इन सब पे एप्लीकेबल है ये एक्ट। पार्टनरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल अदर देन पर्सन्स गारंटर्स जो हैं कॉर्पोरेट डेटर्स की, उन पे भी एप्लीकेबल है कि अगर किसी कॉर्पोरेट के लिए किसी ने अगर गारंटी दी है तो उनको भी स्यू किया जा सकता है। तो इफ़ेक्टिव कब आया था ये इंडिया में? दिसंबर में 2016 को, एंड इसका फर्स्ट केस जो कि एडमिट हुआ था वो जनवरी 2017 में हुआ था, और जून 2017 तक 100 केसेस रजिस्टर हो गए थे। देन जून में ही आरबीआई ने लिस्ट निकाली थी डर्टी कंपनीज की। तो डर्टी कंपनीज कैसे रिजॉल्व होंगी उनका, उसका पूरा ले डाउन किया था प्रोसीजर। देन अगस्त 2018 तक 100 केस रजिस्टर हो गया था। 1000 केसेस रजिस्टर हो गए थे आईबीसी के अंडर अगस्त 2018 तक, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव और एक ट्रांसपेरेंट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है टू हैंडल बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसेसेस। और जो भी डेटर का जो भी एसेट होता है उसको फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ करने के लिए वेज बताता है। तो इट ऑल्सो इनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़। तो ये किसी कंपनी का वाइंडिंग अप करने के लिए बिल्कुल इनकरेज नहीं करता है, ये चीज़ में इनकरेज करता है कि कुछ ना कुछ होके रिजॉल्व हो जाए। अब इसके सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं, पार्ट 2 में, जो कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात करता है, CIRP की। तो ये पार्ट 2 जो है ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेसेस एंड लिक्विडेशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स की बात करता है। तो इसमें चैप्टर 1 देख लेते हैं, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है। तो ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? कॉर्पोरेट डेटर्स पे अप्लाई होता है जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं एटलीस्ट 1 करोड़ का। तो मिनिमम डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ इसका ऑलरेडी प्री रिक्विसाइट है कि 1 करोड़ का अगर डिफ़ॉल्ट होगा तभी कॉर्पोरेट डेटर पे कुछ भी प्रोसीडिंग्स इस्टेब्लिश हो पाएंगी, नहीं तो एप्लीकेशन नहीं दे सकते आप। दैन डेफिनेशन पार्ट में स्किप कर रही हूँ, जस्ट ये देख लेते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जहाँ जहाँ लिखा होगा उसका मतलब NCLT है।
NCIRP प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता क्या है? तो ये प्रोसीजर में जो कोर्ट है वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करता है कंपनी के लिए अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाती है तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो गई और एप्लीकेशन आई कोर्ट के पास तो वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करती है और एक टाइम बाउंड प्रोसीजर होता है ये 180 डेज़ में उन्हें रिजॉल्व करना पड़ता है कंपनी का जो असेट्स हैं उन्हें या तो लिक्विडेट करके या उनका रीस्ट्रक्चरिंग करके कुछ ऐसी पोजीशन क्रिएट करनी पड़ती है कंपनी के लिए ताकि वो अपना डेट पे ऑफ कर सके जो भी उनकी लायबिलिटी है उनसे मीट कर सके। तो ये प्रोसीजर होता है। तो ये इनिशिएट कौन कौन कर सकता है सेक्शन 6 के अंदर? तो ये इनिशिएट कर सकता है कोई भी कॉर्पोरेट डेटर ने अगर फ्रॉड किया तो उस फ्रॉड के ऊपर फाइनेंशियल क्रेडिटर कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर कर सकता है एंड कॉर्पोरेट डेटर खुद कर सकता है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो करता है ना एप्लीकेशन फाइल कॉर्पोरेट के अगेंस्ट उसका बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब जैसे वीआई वोडाफोन का एंड आइडिया का जो है उनकी आपने ऑलरेडी न्यूज़ पढ़ी होगी। उनका कंपनी पे नहीं कर पा रही थी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी, तो दोनों कोर्ट में एप्लीकेशन पहुंचने के लिए रेडी थे पहुंचाने के लिए। बट वीआई किसका पेमेंट करेगी सबसे पहले? तो वीआई सबसे पहले पेमेंट करेगी फाइनेंशियल क्रेडिटर का। ऑपरेशनल क्रेडिटर का क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर का अगर पेमेंट नहीं किया आपने तो उनका डायरेक्ट प्रोसीजर है, डायरेक्टली वो कोर्ट में जा सकता है। बट अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर का नहीं किया तो उसका थोड़ा लेंदी प्रोसीजर बनाया है इसमें। ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर पहले तो होते कौन है? फाइनेंशियल क्रेडिटर जैसे कोई बैंक है जिसने ओनली फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी हैं, पैसे दिए आपको। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन हो गए? ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब जिसने आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज या तो अगर किसी ने प्रोवाइड करी हैं कि हाँ ये आपका सामान ये आपका, या फिर कुछ सर्विसेज जैसे कोई कोई कॉर्पोरेट्स किसी किसी कंपनी से आउटसोर्स करता है, जैसे वोडाफोन एंड आइडिया है, वो टावर के लिए किसी और कंपनी से आउटसोर्स करता है तो उन्होंने प्रोवाइड कर दिए टावर्स वगैरह एंड प्लेस। अब उनका पेमेंट किया नहीं वीआई ने तो ये भी फाइल कर सकते हैं, हो गए ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर की डेफिनेशन में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है। अगर उन्हें उनका कुछ ड्यू है और कंपनी को पे करना है गवर्नमेंट को तो वो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में आएंगी, फाइनेंशियल क्रेडिटर में नहीं आएंगी। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का सीधा सीधा है, वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देंगे, देन प्रोसीजर आईआर कोर्ट आईआर अपॉइंट कर देगा, जो भी आईआरपी है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो अपॉइंट करेगा कोर्ट। तो फिर कंट्रोल कंपनी के हाथ से चला जाता है, फिर कंपनी उसमें कुछ नहीं कर सकता। बट अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर आ गया तो पिक्चर में अगर उसे एप्लीकेशन फाइल करनी है तो पहले तो उसे कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा पेमेंट, वो तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में होता है। देन उन्हें बोर्ड को पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी ही पड़ेगी। जो IBBI है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। देन उनका कुछ अगर कंपनी ये क्लेम कर दे कि इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं लगी या कुछ भी ऐसा क्लेम कर सकती है तो फिर वो एक अलग प्रोसीजर हो जाएगा। पहले उन्हें ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि उनकी सर्विसेज अप टू द मार्क थी, देन ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि पेमेंट नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें बहुत झंझट वाला काम है। देन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं उनका एकदम सीधा सीधा तरीका है। अब ऐसा भी बोलते हैं कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में होम बायर्स भी आते हैं, तो आ सकते हैं होम बायर्स भी। अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी है और उनका कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट है तो उसमें जो भी होम बायर्स हैं वो फाइनेंशियल क्रेडिटर बोले जाएंगे। बट उनका भी एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतने होम बायर्स की 100 होम बायर्स की एप्लीकेशन आनी चाहिए कोर्ट के पास कोलैबोरेटिवली, तभी उस पर एक्शन लिया जाएगा, तभी IBC के अंदर फाइल कर सकता है, नहीं तो फिर उनका अलग प्रोसीजर होता है रियल एस्टेट एक्ट के थ्रू।
रेरा एक्ट जो है उसके अंडर उनका अलग प्रोसीजर होता है, बट अगर 100 बायर्स ऐसे होम बायर्स, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर की पोजीशन पे आ सकता है। देन तो कौन कौन फाइल कर सकता है? कॉर्पोरेट डेटर खुद कर सकता है फाइल कोर्ट में एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करा सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो अब सेवेंथ क्या बोलता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात करता है। CIRP प्रोसेस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, ये कब इनिशिएट कर सकता है? तो ये जो CIRP प्रोसेस है वो या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद बाय इटसेल्फ या फिर जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फाइल कर सकता है, बट 100 ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास होने चाहिए। मतलब एक, अगर कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो एक प्रोजेक्ट के लिए जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो फाइल कर सकते हैं, नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन द सेम क्लास। जो भी लेस हुआ उतने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, या तो 10% ऑफ द टोटल फाइनेंशियल क्रेडिटर या 100 ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। Then provided further that the financial creditor who are allottees under real estate, allottees कौन हुए? ये home buyers। An application for initiation क्या क्या है इसका? jointly not less than 100 of such allottees, मतलब 100 लोगों से ज़्यादा allottees को ही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, या फिर 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ allottees, विच एवर इज लेस। एक ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का, अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मान लो एक एरिया में है उनका, तो उस एरिया का जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है ना, वो प्रोजेक्ट के जो जो अलॉटीज़ हैं वो ही फाइल कर सकते हैं। नंबर ऑफ अलॉटीज़ कितना होना चाहिए? मिनिमम 100 या फिर 10%। अब एक अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, तो इसमें जो ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही थी, तो कंपनीज़ को सेफ गार्ड करने के लिए अमेंडमेंट आया था। इसमें बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए थे, तो ये प्रोविजन उसकी बात कर रहा है, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर को विद द प्रिस्क्राइब फीस एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है NCLT के पास। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे? एक तो उन्हें नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज करना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक्ट कर सकता है, तो उन्हें एक नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा लिस्ट में से। या फिर दिस एंड जो भी डिफ़ॉल्ट जितने का भी है उसका रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट जो कि रिकॉर्डेड रहता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास। तो ये एक बॉडी है, सेंट्रलाइज बॉडी है, जो कि एक ही है इंडिया में। ये एक्सेप्ट, स्टोर, ऑथेंटिकेट ये सब करता है जो भी फाइनेंशियल डेटा है बोरोअर्स का, जो कि एक्सेस कर सकते हैं क्रेडिटर्स, उनके लिए ये रखता है रिकॉर्ड्स। तो उसका रिकॉर्ड उनसे लेके सबमिट करना पड़ेगा विद द नेम ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या फिर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन विच इज़ बीन स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करने ही पड़ेंगे। एक तो रेजोल्यूशन IPR का नाम, IRP का नाम, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नेम सजेस्ट करना पड़ेगा, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से जो भी रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट है वो लेके सबमिट करना पड़ेगा। देन ये सब सबमिट करने के बाद विद द एप्लीकेशन विद इन 14 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, कोर्ट एसर्टेन करेगा, जो ट्राइब्यूनल है वो एसर्टेन करेगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट है कि नहीं है। तो अगर उसे लगे ट्राइब्यूनल को कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट है, तो वो एप्लीकेशन एडमिट कर लेगा और एक मोरेटोरियम डिक्लेयर कर देगा। तो
मोराटोरियम की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना जान लीजिए। मोराटोरियम मतलब स्टे होता है। कोई भी अगर और भी सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं अगर कंपनी के अगेंस्ट, तो वो स्टे लग जाएगा उन पे, तो ये मोराटोरियम होता है। तो क्या करेगा कोर्ट, 14 डेज़ के अंदर अंदर डिसाइड करेगा कि एडमिट करना है एप्लीकेशन को या नहीं, और एक मोराटोरियम डिक्लेयर करेगा 14 डेज़ के अंदर। अगर कोर्ट एग्जिस्टिंग ऑफ डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है तो उसे अपने रीजंस दे के वो रिजेक्ट भी कर सकता है एप्लीकेशन। वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड कि डिफ़ॉल्ट हैज़ अकर्ड और एप्लीकेशन कंप्लीट है, या फिर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है अगेंस्ट द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दिया है उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी या ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन की कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही हैं, तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा, एडमिट कर लेगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या फिर कोई भी डिसिप्लिनरी का प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के ऊपर जो नाम सजेस्ट किया है, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। अब बिफोर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन उन्हें एक नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द एप्लीकेंट विद इन 7 डेज। 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये आप एप्लीकेशन को करेक्ट कर लीजिए, जो भी मॉडिफिकेशंस हैं डिफेक्ट्स हैं एप्लीकेशन में उसे करेक्ट कर लीजिए। ये फाइनेंशियल क्रेडिटर को जाएगा। अगर एडमिट कर लेता है कोर्ट एप्लीकेशन, तो 7 दिन के अंदर अंदर वो ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कंपनी को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा उसे। तो दो चीज़ें हैं, या तो एडमिट कर लेता है तो 7 दिन के अंदर अंदर उसे टाइम देना पड़ेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर को कि आप मॉडिफिकेशन करके वापस सबमिट करिए। सॉरी, अगर एडमिट कर लेता है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर को एंड जो भी कंपनी है उसे नोटिस देना पड़ेगा ट्राइब्यूनल को कि ये एप्लीकेशन आई है और एडमिट हो गई है। और अगर एडमिट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ ये कुछ कुछ चेंजेस हैं, ये करके आप वापस एप्लीकेशन सबमिट करिए। तो 7 दिन का टाइम दिया है इसके लिए कि 7 दिन के अंदर अंदर मॉडिफिकेशन करके वापस सबमिट करना पड़ता है। देन CIRP प्रोसेस तभी इनिशिएट हो जाता है जब एट द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। देन ये लिखा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर कि जो भी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई है, एडमिट हो गई है। अगर एडमिट हो जाती है तो अंडर सेक्शन सबसेक्शन 5 क्लॉज A। अगर नहीं होती है एडमिट तो फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर को 7 दिन का टाइम प्रोवाइड करके मॉडिफिकेशन करने के लिए बोलना पड़ता है। तो ये 7 दिन का टाइम रहता है कोर्ट के पास ये कम्युनिकेट करने का। तो अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसीजर जो बहुत लंबा चौड़ा है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर का, वो सेक्शन 8 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर को डिलीवर करना पड़ेगा एक डिमांड नोटिस ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेटर कॉपी, कि जितना उनका डिफ़ॉल्ट है उसकी एक कॉपी डिमांड नोटिस के साथ प्लस इनवॉइस डिमांडिंग द पेमेंट ऑफ द अमाउंट। तो अनपेड ऑपरेशनल डेटर कॉपी जिसमें अमाउंट लिखा रहेगा कितना, जो भी बिल जो भी अमाउंट ड्यू है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए थे, प्लस इनवॉइस की कॉपी की डिमांड नोटिस में दिया जाएगा कि पेमेंट करिए, डिमांडिंग पेमेंट। तो पेमेंट डिमांड उन्हें ऐसे करनी पड़ेगी, पहले इनवॉइस और कॉपी लगा के। देन विद इन 10 डेज़ कॉर्पोरेट डेटर के पास 10 डेज़ का टाइम रहेगा कि वो उस डिमांड नोटिस पे अगर कोई ऑब्जेक्शन करना है या कुछ भी करना है तो उसे 10 डेज़ का टाइम है रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो वो रिस्पॉन्ड कैसे कैसे कर सकता है, अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर उन्हें सर्विसेज पसंद नहीं आए या गुड्स जो भी डिलीवर हुए हैं उनके पास वो पसंद नहीं आए, तो वो इन्फॉर्म करेंगे 10 दिन के अंदर अंदर। अब अगर कोई ऐसा, उन्होंने ऑलरेडी सूट या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं आर्बिट्रल कि
बिफोर द रिसिप्ट ऑफ नोटिस कुछ भी ऐसी प्रोसीडिंग उन दोनों में, ऑपरेशनल क्रेडिटर में और कंपनी में कोई डिस्प्यूट चल रहा है ऑलरेडी, तो वो चीज़ वो ऑलरेडी उसकी प्रोसीडिंग चल रही है तो उसका वो भी एक अलग से रिकॉर्ड होगा कि उनका डिस्प्यूट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। देन पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट, तो डिफ़ॉल्ट हुआ और नोटिस गया कॉर्पोरेट डेटर के पास, तो 10 दिन में उसे क्या क्या बताना पड़ेगा अगर कोई भी डिस्प्यूट एग्जिस्टेंस में है। मान लो पहले की प्रोसीडिंग चल रही है या अभी उनको अभी अभी डिस्प्यूट रेज करना है, तो वो ऑलरेडी इन्फॉर्म करेंगे उसे, जो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा उसे। और अगर उसे पेमेंट या तो फिर पेमेंट दे देंगे, तो पेमेंट वो अगर कोई चेक के फॉर्म में दे रहे हैं तो चेक की कॉपी अटैच करनी पड़ेगी उन्हें। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे रहे हैं तो उसका स्टेटमेंट उन्हें अटैच करना पड़ेगा, उसकी कॉपी। देन सेक्शन 9, अब डिलीवरी ऑफ नोटिस तो हो गया सेक्शन 8 में, बट अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर डज नॉट रिसीव द पेमेंट, उसके बाद भी कोई पेमेंट नहीं आया कॉर्पोरेट डेटर से आफ्टर द नोटिस और 10 दिन बीत गए, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल कर सकता है एप्लीकेशन बिफोर द एनसीएलटी फॉर इनिशिएटिंग अ सीआईआरपी प्रोसीजर। तो सीआईआरपी स्टार्ट हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी, एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस, एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर शैल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फंडिंग क्या क्या अटैच करेगा एप्लीकेशन के साथ। एक तो कॉपी ऑफ इनवॉइस की डिमांड किया था, डिमांड नोटिस जो ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कॉर्पोरेट डेटर को डिलीवर किया था, और एक एफिडेविट अटैच होगा कि नो नोटिस इज गिवन बाय कॉर्पोरेट डेटर, कि कोई उनका रिस्पॉन्ड नहीं आया रिलेटिंग टू डिस्प्यूट, और एक कॉपी अटैच होगी ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो क्या क्या अटैच करना पड़ेगा, एक तो कॉपी ऑफ इनवॉइस की पेमेंट डिमांड किया था, एक तो एफिडेविट की कोई डिस्प्यूट का नोटिस नहीं आया 10 दिन के अंदर अंदर, एक तो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक जिसमें कॉर्पोरेट क्रेडिटर का अकाउंट हो उसमें, और उसका ऐसा स्टेटमेंट हो अटैच्ड कि उसने जो कॉर्पोरेट डेटर है उससे कोई भी पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं की है, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा प्रूफ अटैच कर सकता है कि अभी तक कोई भी पेमेंट ऐसे रिसीव नहीं की है कॉर्पोरेट डेटर से, या फिर और फिर एक कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो सेंट्रल बॉडी होती है वहाँ से स्टेटमेंट की कंफर्मिंग दैट देयर हैज़ बीन नो पेमेंट डन बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर। देन ऑपरेशनल क्रेडिटर इनिशिएट कर सकता है प्रोसीडिंग सीआईआरपी की अंडर दिस सेक्शन एंड मे प्रपोज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एक्ट एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तब वही वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई जो कि हमने देखी थी सीआईआरपी प्रोसेस जो फाइनेंशियल क्रेडिटर की थी, कि रेजोल्यूशन आईआरपी एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो अपॉइंट करेगा ऑन application when it is received by the operational creditor। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर एक नेम भी प्रपोज करेगा कि इस पर्सन को इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना चाहिए, जैसे हमने फाइनेंशियल क्रेडिटर के उसमें देखा था सेक्शन 7 में, तो उसमें भी सेम था। व्हेन फिर एडजुडिकेटिंग के पास वही सेम विद इन 14 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन डिसाइड करना पड़ेगा कि एडमिट करना है उन्हें एप्लीकेशन। अगर वो एडमिट करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी जो है वो अगर एप्लीकेशन एडमिट करेगा तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर दोनों को इन्फॉर्म करेगा। देन कब इन्फॉर्म करेगा, अगर एप्लीकेशन कंप्लीट होगी और पेमेंट अगर कोर्ट सर्टिफाइड है कि एप्लीकेशन कंप्लीट है और कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है अनपेड ऑपरेशनल डेट की विद द ऑपरेशनल डेटर, और इनवॉइस और नोटिस ऑफ पेमेंट हैज़ बीन डिलीवर किया गया था ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास। देन नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज़ बीन रिसीव्ड, डिस्प्यूट का कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ
ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास बाय द कॉर्पोरेट डेटर एंड देयर इज नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन अगेंस्ट जो भी आईआरपी है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो रिजेक्शन पे भी वो कम्युनिकेट करेगा ऑपरेशनल डेटर क्रेडिटर को कि आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, या फिर आपकी एप्लीकेशन पेमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड टू यू, या फिर इस बेसिस पे रिजेक्ट कर सकता है कि आपने नोटिस ही डिलीवर नहीं किया अभी तक, या फिर इस बेसिस पे रिजेक्ट कर सकता है कि ऑलरेडी डिस्प्यूट का रिकॉर्ड है, आपके पास ऑलरेडी डिस्प्यूट का रिकॉर्ड आ गया है, या फिर डिस्प्यूट रेस कर दिया है कंपनी ने, या फिर कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, आपके जो आईआर आपने सजेस्ट किया है हमें उस पर कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, तो ये सब बेसिस पे ट्राइब्यूनल जो है वो रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन। रिजेक्ट करके ऑपरेशनल क्रेडिटर को बताएगा, और वही सेम 7 दिन का टाइम मिलेगा, जो कि हमने सेक्शन 7 में भी देखा था। 7 दिन का टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस, कि 7 दिन के अंदर अंदर आप ये ठीक करके मॉडिफिकेशंस करके दीजिए। अगर एडमिट हो जाता है तो उस दिन से सीआईआरपी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने देख लिया फाइनेंशियल क्रेडिटर, कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कोर्ट के पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा, देन कोर्ट अगर चाहेगा तो 14 डेज़ के अंदर एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो अगर रिजेक्ट करेगा तो 7 दिन का टाइम देगा। अगर जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं उसके लिए, देन एडमिट हो जाएगी सीआरपी से, सीआईआरपी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। देन एक आईआर अपॉइंट किया जाएगा, जो भी आईआर का रेफरेंस दिया है क्रेडिटर ने फाइनेंशियल क्रेडिटर में। फिर हमने देखा ऑपरेशनल क्रेडिटर का सेक्शन 8 बोलता है कि पहले डिमांड नोटिस सर्व करना पड़ेगा। अगर 10 दिन के अंदर अंदर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आया तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या तो डिस्प्यूट का भी रिस्पॉन्ड कर सकता है कि हाँ हम डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं इस दिन 10 दिन के अंदर अंदर कॉर्पोरेट डेटर। अगर डिस्प्यूट रेज भी नहीं किया और कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो एप्लीकेशन स्टार्ट कर देगा। देन एप्लीकेशन में कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि एडमिट करना है कि नहीं करना है, तो अगर एडमिट करेगा कोर्ट 14 डेज़ के अंदर अंदर, तो इन्फॉर्म कर देगा जो भी कॉर्पोरेट डेटर है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है। अगर रिजेक्ट करेगा तो टाइम देगा 7 दिन का कि आप मॉडिफिकेशंस करिए। तो ये हमने देखा। अब हम आते हैं सेक्शन 10 की तरफ, इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीजर बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट क्या होता है? कॉर्पोरेट डेटर ही होता है। मेरा कॉर्पोरेट डेटर हैज़ कमिटेड अ डिफॉल्ट। तो कॉर्पोरेट डेटर की हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कॉर्पोरेट डेटर होता है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में कौन कौन कवर होता है? कॉर्पोरेट डेटर खुद कवर होता है, देन एनी मेंबर पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर who is authorized to make application on behalf of him to initiate the CIRP process, या फिर कोई इंडिविजुअल होता है इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग ऑपरेशन रिसोर्सेज, देन अ पर्सन हैज़ कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। वो भी कर सकता है जो फाइनेंशियल अफेयर्स संभाल रहा है कॉर्पोरेट डेटर के, या फिर कोई कॉर्पोरेट गारंटर भी हो सकता है। नहीं, कॉर्पोरेट गारंटर नहीं हो सकता है, ये डी तक ही है। देन तो इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, मान लो कि उसका जो कॉर्पोरेट डेटर है उसका जो भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैंडल कर रहा है वही एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। हम इस एग्जांपल में इससे समझेंगे, इस एग्जांपल से। तो कॉर्पोरेट डेटर जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है उसे हम कॉर्पोरेट एप्लीकेंट रेफर करते हैं। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है जी। तो अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो है, जो इसका अफेयर्स कॉर्पोरेट डेटर का अफेयर्स संभाल रहा है, तो
अगर उसके साथ ही कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ तो वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो विद द प्रिस्क्राइब फीस सबमिट होगी एप्लीकेशन अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि क्या क्या उसके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर सच पीरियड। और एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम प्रपोज करेगा, जो भी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है वो, जो कि आईआरपी की तरह काम करे। देन तो ये जो कॉर्पोरेट डेटर है, फॉर एग्जांपल देखो ऐसा होता है, ये एक कॉर्पोरेट डेटर है, देन ये उसके जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं वो डील कर रहा है, ये भी एक कॉर्पोरेट डेटर है। तो इसने इसको सर्विसेज वगैरह जो भी प्रोवाइड करी हैं, तो ये एप्लीकेशन फाइल करने से पहले ना इसका जो भी डिफ़ॉल्ट है, एप्लीकेशन फाइल करने से पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा अपने शेयर होल्डर्स में कि एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी से ऑफ द टोटल पार्टनर्स वो मेजॉरिटी आनी चाहिए उस रेजोल्यूशन में। देन विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, सेम थिंग अब रिपीट होगी, विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज एडमिट करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी एनसीएलटी है, एंड अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है या फिर नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन अगेंस्ट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या फिर रिजेक्ट कर देगा अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या फिर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है। बिफोर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन नोटिस प्रोवाइड करेगा टू द एप्लीकेंट कि आप विद इन 7 डेज मॉडिफिकेशन करके वापस सबमिट करिए। देन जब एडमिट हो जाएगा तो सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तब से इनिशिएट मानी जाएगी। तो 6 to 10 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट। अब 11 क्या बोलता है, पर्सन्स हु आर नॉट इंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन। कौन कौन इंटाइटल्ड नहीं है एप्लीकेशन देने के लिए, तो कौन कौन नहीं है, एक तो डेटर हु इज़ अंडरगोइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो कॉर्पोरेट डेटर खुद ही सीआईआरपी प्रोसेस अंडरगो कर रहा है वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, या फिर कॉर्पोरेट डेटर हैविंग completed corporate insolvency process resolution within 12 months of the date। अगर देखो कॉर्पोरेट डेटर खुद भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, तो अगर विद इन 12 मंथ्स उसने ऑलरेडी सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट इनिशिएट करवाया होगा या कंप्लीट करवाया होगा, तो वो नेक्स्ट 12th मंथ तक नहीं करवा सकता। मतलब दो सीआईआरपी प्रोसीजर में 12 मंथ्स का गैप होना चाहिए। तो a corporate debtor or financial creditor who has violated any of the terms of resolution plan which was approved 12 months before the date of making an application। तो कोई भी कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने रेजोल्यूशन प्लान का कोई भी टर्म का वायलेशन किया हो विच वॉज अप्रूव्ड 12 months बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, तो रेजोल्यूशन प्लान अगर 12 months के अंदर अंदर बना है और उसका वायलेशन किया है तो फिर वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। देन कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम लिक्विडेशन ऑर्डर हैज़ बीन मेड। तो अगर किसी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट लिक्विडेशन ऑर्डर अगर कोर्ट ने दे दिया है कि वाइंडिंग अप का ही ऑर्डर दे दिया है या लिक्विडेशन का दे दिया है, तो उसका सीआईआरपी प्रोसीजर नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी पूरा इंसॉल्वेंट लिक्विडेट करने को बोल दिया है। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं उन पे, उन कॉर्पोरेट डेटर पे जो किसी और कॉर्पोरेट डेटर पे एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। ये एक्सप्लेनेशन 2 में बोला गया है।
देन टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, क्या टाइम पीरियड होता है, तो 180 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू इनिशिएट सच प्रोसेस। जब एप्लीकेशन कोर्ट एडमिट कर लेता है ना, ट्राइब्यूनल जब एडमिट कर लेता है एप्लीकेशन, तो उसके 180 डेज़ में कंप्लीट होना चाहिए ये प्रोसीजर। अगर 180 डेज़ में नहीं हो पा रहा होता है तो जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, इंटरन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो कोर्ट के लिए टाइम एक्सटेंड, कोर्ट के पास एप्लीकेशन फाइल करेगा कि टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जाए, तो कोर्ट 180 डेज से बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं कर सकती है, सॉरी 90 डेज से बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं कर सकती है। तो टोटल 270 डेज का टाइम मिल सकता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। तो 180 डेज के अंदर अंदर 180 डेज का टाइम कब एक्सटेंशन मांग सकती है? बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और उनका वोट आना चाहिए 66%। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या होता है? क्रेडिटर की कमेटी होती है, वो अभी हम पूरा प्रोसीजर समझेंगे कि वो कब कब बनती है। क्रेडिटर की कमेटी के पास एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और उनमें 66% का वोट आना चाहिए, तभी जो है एक्सटेंशन, टाइम एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन फाइल होगी। देन ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर एनसीएलटी अगर सेटिस्फाइड है कि 180 डेज में कंप्लीट नहीं होगा, तो वो 180 डेज से फर्दर एक्सटेंड कर सकता है पीरियड, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 90 डेज। देन एक्सटेंशन एक से ज़्यादा बार नहीं दिया जा सकता। तो जो टोटल पीरियड है ना, इंक्लूडिंग द लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर रेजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट डेटर का, और ये 180 डेज प्लस जो भी एक्सटेंशन का टाइम है, ये जितना भी पीरियड है, ये 330 डेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए। देन विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन एडमिटेड अंडर सेक्शन 7, 9 एंड 10। तो एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है विद द अप्रूवल ऑफ एडजुडिकेट, जो भी एनसीएलटी है उसके अप्रूवल से, और 90% ऑफ द वोट्स ऑफ सीओसी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, उनका अगर 90% अप्रूवल मिल गया वोटिंग में रेजोल्यूशन पास करके, एंड एनसीएलटी का अप्रूवल है, तो वो विड्रॉ हो सकती है, एनसीएलटी अलाउ कर सकता है फॉर द विड्रॉल। तो 90% ऑफ द वोटिंग अप्रूवल होना चाहिए सीओसी का। तो विड्रॉ किन किन केस में हो सकती है? अब जैसे कॉर्पोरेट डेटर मान गया है कि वो ये बोले कि आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर लीजिए, हम पेमेंट दे देंगे, या कुछ सेटलमेंट अमाउंट पे वो पहुंच गए हैं, तो वो तब विड्रॉ कर सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होता है। अब ये मोराटोरियम पीरियड या पब्लिक अनाउंसमेंट। तो मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? आफ्टर द एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो एनसीएलटी मोरेटोरियम पीरियड एक इस्टेब्लिश करती है, ऑर्डर करती है टू डिक्लेयर ए मोरेटोरियम पीरियड। इसकी डेफिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे। स्टे होता है ये एक प्रोसीडिंग्स पे। देन पब्लिक अनाउंसमेंट होगा विद इन ऑफ द इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस टू द कॉल फॉर द कॉल्स ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स, ताकि क्लेम सबमिट किए जाएं कि जो भी अब जिन क्रेडिटर्स ने अगर फाइल किए, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने, तो ज़रूरी थोड़ी ना सिर्फ उनका ही पैसा ड्यू है, हो सकता है और भी लोगों का पैसा ड्यू हो, तो इसलिए पब्लिक अनाउंसमेंट होती है और कॉल किया जाता है उन लोगों को जिनको अपने क्लेम सबमिट करना है। देन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो आईआरपी है, वो अपॉइंट किया जाता है। तो क्या क्या करेगा? आफ्टर एडमिटिंग द एप्लीकेशन, कोर्ट ट्राइब्यूनल क्या क्या करेगा? मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर करेगा, पब्लिकली अनाउंस करेगा एंड कॉल करेगा जो जिन जिन लोगों को क्लेम करना है उनको, एंड इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा। देन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करने के तुरंत बाद पब्लिक अनाउंसमेंट होना चाहिए।
अब मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? तो जो ट्राइब्यूनल है वो प्रोहिबिट करता है फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स एंड कंटिन्यूएशन ऑफ पेंडिंग सूट्स। अगर कोई भी कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर कोई भी सूट्स पेंडिंग है या कुछ भी, ऑलरेडी न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स नहीं होने चाहिए अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट डिग्री ऑर्डर। अब यहाँ तो कंपनी CIRP प्रोसेस का स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे वो क्लेम मांग रहे हो कोई और सूट इंस्टीट्यूट करके, तो वो नहीं चलेगा। या ऑलरेडी कोई सूट पेंडिंग है, चल रहा है क्लेम के लिए, तो यहाँ पे CIRP प्रोसीजर स्टार्ट हो गया ना, तो इसमें रेजोल्यूशन हो जाएगा उनका। तो दो बार थोड़ी ना रिजॉल्व करना है। या फिर ट्रांसफरिंग, और किस चीज़ पे प्रोहिबिट कर दिया जाएगा? ट्रांसफरिंग एंड इनकम्बरिंग, एलियनेटिंग, डिस्पोजिंग ऑफ एनी कॉर्पोरेट, कि कॉर्पोरेट डेटर जो है वो ये सब चीज़ें ना कर पाए अपने असेट के साथ, या फिर कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट के साथ क्या ना कर पाए, किसी और को ट्रांसफ़र कर दे। तो क्या कर सकता है? अब कंपनी को पता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आ चुका है, अब सब कुछ उसके हाथ में है। अब वो अपना असेट किसी और कंपनी के ट्रांसफ़र कर दे या किसी को भी ट्रांसफ़र कर दे कि ये चीज़ बच जाए, ये असेट बच जाए। मान लो उसकी लैंड है, वो कहीं और ट्रांसफ़र कर दे जो कंपनी के नाम है, तो ऐसा नहीं कर सकता। तो उस पर भी स्टे लगा दिया जाएगा। Then any action foreclose, recover, enforce any security interest created by corporate debtor in respect of property। अब कोई भी प्रॉपर्टी अगर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है तो उसको फोरक्लोज, रिकवर या इन्फोर्स नहीं करवा सकता है एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट उनसे, ना फोरक्लोज करा सकता है रिस्ट्रक्शन, जो सरफेसी एक्ट में जो ARC है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उनसे ना रिकवर कर सकता है, फोरक्लोज कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है। उसके हाथ में बेसिकली अब कुछ नहीं रह गया, कोई राइट नहीं रह गया, ना अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर नहीं। देन रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय ओनर और लेसर where such property is occupied by in the possession of corporate debtor। अगर कोई भी प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट डेटर के पास है और उसका कुछ भी डिस्प्यूट चल रहा है, ये किसी को ऐसा लगता है या लीज पे है कॉर्पोरेट डेटर की प्रॉपर्टी, या फिर किसी को ऐसा लगता है कि वो ओनर है, ठीक है, तो वो क्लेम नहीं कर सकता उस टाइम पे जब मोरेटोरियम पीरियड है। तो ना कोई क्लेम करेगा, और अगर लीज पे है प्रॉपर्टी, लीज पे ले रखी है, तो ना कोई लीज कैंसिल करेगा। अब मोरेटोरियम पीरियड में अगर कोई भी लाइसेंस ग्रांटेड है ऑलरेडी, तो वो कैंसिल नहीं होगा, या फिर कोई भी ऑनगोइंग बिजनेस बंद नहीं होगा, कोई और उससे कुछ और चीज़ अफेक्ट नहीं होगी। बस वो जिस कंपनी में CIRP प्रोसीजर है उसके अगेंस्ट कोई भी सूट्स वगैरह ये सब जो हमने पढ़ा ऑलरेडी, वही उन पे अफेक्ट आएगा। ऑलरेडी कोई भी लाइसेंस है किसी गुड्स का, वो कैंसिल नहीं होगा। देन द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज टू कॉर्पोरेट डेटर शैल नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग मॉनिटरिंग पीरियड। तो कोई भी एसेंशियल गुड्स का सप्लाई टू द कॉर्पोरेट डेटर ये सब सस्पेंड नहीं कर सकते। अगर कंपनी ने कुछ भी जहाँ से वो गुड्स सप्लाई होते हैं उनको पेमेंट नहीं किया है, तो फिर सस्पेंड फिर भी हो सकते हैं। बट अगर IRP को लगता है ऐसा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, कि सप्लाई होना चाहिए गुड का, ये क्रिटिकल है फॉर द वैल्यू ऑफ कंपनी, तो सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। देन दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू ट्रांजैक्शन, अग्रीमेंट, कोई भी अग्रीमेंट, अरेंजमेंट, ये सब चीज़ें पे स्टे नहीं लगेगा। या फिर सिक्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू अ कॉर्पोरेट डेटर, श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो मोरेटोरियम प्रोसीजर कब तक चलेगा? जब तक CIRP प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाए। पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर। तो पब्लिक अनाउंसमेंट होगा ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस
अंडर सेक्शन 13 शैल कंटेन क्या क्या चीज़ें, नेम एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, देन नेम ऑफ अथॉरिटी कि किसके अंडर रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज एक्ट के अंदर या किसी एक्ट के अंदर, देन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ क्लेम्स कि लास्ट डेट क्या है, कब कब लोग क्लेम कर सकते हैं, कब तक कोर्ट में आके, एंड द डिटेल्स ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, देन पेनल्टी जो है आईआरपी प्रोफेशनल है इनकी जो भी डिटेल्स हैं वो सब दी गई जाएंगी और वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्लेम्स देने के, देन पेनल्टीज फॉर फॉल्स एंड लीडिंग क्लेम्स, then the date on which the corporate insolvency process shall close, 180th day वो लिखा होगा ऑलरेडी। तो आज हमने पढ़ा कि कौन कौन सी कैसे कैसे इनिशिएट होगा, तो इसे एक बार वापस देख लेते हैं। पहले तो कौन कौन कर सकते हैं क्लेम्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर, देन ऑपरेशनल क्रेडिटर ओपी, और फिर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। तो ये सब चीज लोग क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन फाइल करने के विद इन 14 डेज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जो एनसीएलटी वो डिसाइड करेगा या तो उन्हें केस लेना है, एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर वो केस एडमिट कर लेती है, रिजेक्ट कर लेती है तो 7 दिन का टाइम देगा कि वो मॉडिफिकेशन के लिए। अगर एडमिट कर लेती है तो जो भी आईआर है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सॉरी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसको अपॉइंट करेगा आईआरपी को कोर्ट, और फिर पब्लिक मोरेटोरियम और पब्लिक डिक्लेरेशन, मोरेटोरियम एंड पब्लिक डिक्लेरेशन करेगा कि ये कंपनी सीआईआरपी का प्रोसीजर चल रहा है और ये कंपनी रिजॉल्व हो रही है, एंड दे विल कॉल फॉर क्लेम्स। देन जो ये आईआरपी है, इंसॉल्वेंसी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएगा। तो जो भी पब्लिक अनाउंसमेंट रहता है उसमें ऑलरेडी मेंशन रहता है कि इस डेट को आप लास्ट क्लेम कर सकते हैं और इस डेट के बाद कोई भी क्लेम एंटरटेन नहीं किया जाएगा। फिर इसका आगे का प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो टिल देन टेक केयर।